एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, क्लास 10th का चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हम लोग ने स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगी। काफी लेंथी चैप्टर था एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर भी था, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये कहीं ना कहीं आपके 11th और 12th में भी आएगा। एंड अगर आप नीट या फिर एम्स की तैयारी करते हैं तो वहां तो डेफिनेटली आना ही आना है, वहां आप नहीं मना कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग के कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं इसके, वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने आपको फर्टिलाइजर्स तक कराया था, याद होगा। फर्टिलाइजर्स में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स मैंने बता दिए थे, जो कि किस तरीके से हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है, सिर्फ फार्मिंग तो जानते हैं आप लोग। ऑर्गेनिक मीन्स हम प्योर नेचुरल चीजों का यूज करके, नेचुरल वेस्ट का यूज करके जो हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वो होता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे काउ डंग हुआ, वेजिटेबल पील्स हुई, फ्रूट की पील्स हुई, लीव्स गिर जाती है ना तो उसको आप कहीं भी डाल दीजिए। दीज आर ऑर्गेनिक। कैसे है ये? ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है। तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करके फार्मिंग यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहा गया है, नाउअडेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव बिकम बज़वर्ड्स। बज़वर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर कि आज के टाइमिंग पर देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मिलना नामुमकिन हो गया। कैसे? जो वेजिटेबल पील्स या वेजिटेबल लीव, जो हमारी फ्रूट्स पील्स होती हैं, उसे क्या ऐसे फेंक देते हैं कचड़े में। कचड़े को उठा के तो लाएंगे नहीं। यही हम काउ डंग की बात करें, धीरे 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 ये जो एनिमल्स है वो कम होते जा रहे हैं। गांव में भले ही मिल जाते हैं लेकिन शहर में तो ना की बराबर ही है। राइट? तो बज़वर्ड यानी कि सुनने के लिए रह गया ये, बस रियलिटी में है नहीं। रियलिटी में है नहीं है, इसकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो चुकी है बिल्कुल भी। Organic products are being available and demand for them is ever increasing. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आज भी आर बीइंग अवेलेबल का मतलब है कि अवेलेबल हैं। ऐसी बात नहीं अवेलेबल है, कहीं भी हम लोग विलेजेस में जाए तो प्रेजेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट है। लेकिन इनकी जो डिमांड है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इनकी डिमांड इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि जब फार्मर्स ने देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का जब हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है ये हमारे प्लांट्स के लिए, इसके अलावा फूड चेन के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स को खाएंगे पॉइजन तो उसमें भी ट्रांसफर होगा। और धीरे धीरे करके जो हेल्थ है पॉपुलेशन की वो खराब हो रही है, इतनी डिफरेंट टाइप की डिसीजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसीलिए इनकी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो विलेजेस में या स्मॉल टाउन एरियाज में अवेलेबल है वो सिटीज में नहीं है। और सिटीज में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, लेकिन वहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। अब जब हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो हम लोगों को फिर केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है लार्ज स्केल पर। And these poisonous chemicals reach the human body through food and water, and their adverse harmful effect on human and environment became apparent. और यही poisonous substances ह्यूमन की बॉडी या एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाते हैं एज अ फूड, एज अ वाटर, और फिर हमारी बॉडी के साथ साथ तो इफेक्ट होता ही है कि इतनी सारी डिसीज हो गई है, ये ऑर्गन खराब हो गया या इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, बाकी चीजें इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट को कैसे करते हैं? जैसे सपोज करिए कि हाँ, हम लोगों ने किसी क्रॉप में, फार्मिंग में क्या किया, हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज किया, तो वो जो फर्टिलाइजर है प्लांट में तो एब्जॉर्ब हुए ही हुए, लेकिन प्लांट की रूट्स में भी गए। रूट्स का जाने का मतलब है सॉइल में गए, और देन सॉइल क्या हो रही है? सॉइल पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सॉइल किस में आती है? हमारे इन्वायरमेंट में आती है ना। तो सॉइल पोल्यूशन का मतलब इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है। तो क्या है ये हमारी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी पे ही नहीं, बल्कि हमारे
इन्वायरमेंट में जो काफी चीजें प्रेजेंट है उनको भी इफेक्ट करते हैं। Various problems like soil fertility, pest infestation has become serious. बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी की बात करें। सॉइल फर्टिलिटी मतलब जैसे अगर सॉइल पॉल्यूशन होगा तो सॉइल में जो न्यूट्रिशेंट मिनरल्स हैं वो भी तो कम होते चले आएंगे, डिक्रीज होते चले आएंगे, जिसे हम कहते हैं सॉइल इनफर्टिलिटी। पेस्ट इन्फेस्टेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट होते हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। So as to overcome these problems, farmers are opting for organic farming. तो इसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए फार्मर्स चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करें। It includes a ban on chemical fertilizer and pesticide and use of local sturdy varieties and thereby maintaining natural balance. इसीलिए होना चाहिए कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, चाहे कैसी भी वेराइटी के हो, सबको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और जिस दिन ये केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन हो गए उस दिन शायद हम अपने एनवायरमेंट को बहुत हद तक कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस और एनिमल्स में जो डिसीजेस डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी कम हो जाएगी। एंड डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम डिसीजन और होना भी चाहिए। आज के टाइमिंग के, आज के टोटल इफेक्ट को देखते हुए ये चीज डेफिनेटली होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक क्रॉप की अच्छी वैरायटी को ग्रो करने में, क्योंकि अच्छे सीड्स होने चाहिए, अच्छा इरिगेशन होना चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एपीकल्चर। यू मस्ट हैव सीन द बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। एपीकल्चर, एपीकल्चर की सिंपल मीनिंग बात करें द जब हम बहुत सारी बीज का कल्टीवेशन करते हैं, बहुत सारी बी को पालते हैं ना, दैट इज एपीकल्चर। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे बी हाइव देखे होंगे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, अगर हिंदी में बात करें तो स्पेशली इन ट्रीज, राइट, विलेजेस में बहुत देखने को मिलते हैं। Worst method of harvesting and collecting the honey from these hives is driving away the bees by smoking the hive with burning torch and then cutting the hive into pieces. आप लोगों ने देखा होगा एपीकल्चर में क्या होता है कि जो छत्ता होता है ना, बी हाइव होता है, उसको क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं या फिर बात करें हम लोग जो गांव के लोग होते हैं, क्या करते हैं वो लोग धुआं करते हैं। धुआं करने का मतलब समझते हैं ना कि एक डंडा लेके कुछ भी वो कोल वोल उसमें पेट्रोल डाल के धुआं करते हैं, जलाते हैं। एंड देन उनका जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसके पास ले जाते हैं। अब स्मोक से तो वैसे भी कोई भाग जाएगा, हीट भी है प्लस स्मोक भी है, तो ये क्या है, जितनी भी हाइव्स हैं आधी तो मर जाती हैं जल के या स्मोक की वजह से, आधी उड़ जाती है। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है, उनका जो हाइव होता है ना इतना बड़ा सा लाइक दैट, उसको बीच में से एक चाकू लेके बीच में से कट कर देते हैं, पूरा प्रोटेक्शन किट पहन के बीच में से कट कर देते हैं। तो ये भी एक क्या है, ये भी बेकार मेथड है, क्योंकि इससे आप हनी तो ले रहे हो, जो शहद होता है हनी तो मिल रहा है, लेकिन जो बीज मर रही है, डेड हो रही है, आगे उनका घर बेकार हो गया, वो उड़ के चली गई है। क्या है ये, आप किसी का घर बेकार कर रहे हो, आप अपना फायदा देख रहे हो बस, लेकिन जो एक इंसेक्ट है या एनिमल है, आप क्या कर रहे हो उसके साथ, बहुत गलत कर रहे हो। दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग द हनी, इट नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस मेथड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइव एंड लार्ज स्केल डिसीज, डेथ ऑफ डिसीजेस। दो इसके दो कॉजेस होते हैं। हाइव का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, अगर हाइव का डिस्ट्रक्शन कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो दोबारा हनी आप कैसे सपोज कर सकते हो कि दोबारा से हनी आपको मिल जाएगा? इज दिस पॉसिबल? नॉट। कभी भी इस वहां इस हाइव पे आएंगी नहीं और ना ही वो हनी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। के अलावा लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज, बीज की डेथ, जो मधुमक्खी होती है उनकी डेथ। और जब मधुमक्खी की डेथ हो जाएगी देन हाउ कैन यू सपोज कि बहुत सारा हमें जो हनी है आगे फ्यूचर में मिलेगा? जब उन्हीं की डेथ हो गई तो हाउ कैन यू सपोज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? नॉट पॉसिबल। However, it is easy to collect the honey without destroying the hive and bees if artificial bee boxes are used. हम इसको एक अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं ना। कैसे? एक आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस आते हैं।
आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस, यानी कि आर्टिफिशियल वहाँ पे बीज रहती है। वहां इस आर्टिफिशियल बी को उस हाइव के पास ले आ जाता है। वो जो बीज होती है ना नेचुरल वाली, रियल वाली, वो आर्टिफिशियल बीज बॉक्सेस से अट्रैक्ट हो जाती है, उसके पास चली जाती है। देन उनका जो हाइव है खाली हो जाता है, एक दो बचती है कोई बात नहीं, हाइव उनका खाली हो जाता है। देन उसमें से आप तो उसको निकाल लीजिए ना हनी। व्हाई आर यू causing any destruction to hive and bees? हम क्यों करें ऐसा जब हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं? देन हम क्यों उनकी डेथ, उनका जो घर है डिस्ट्रॉयड करें? इट्स रॉन्ग, क्योंकि उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इस अर्थ से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, लेकिन असर किसको पड़ेगा? ह्यूमन स्पीसीज को पड़ेगा, राइट? कैसे? उनको बीज नहीं, और जो हनी है वो नहीं मिलेगा। और हनी मेरे ख्याल से फूड प्रोडक्ट्स का बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट माना जाता है, बहुत सारे फूड्स में यूज भी किया जाता है। और जब वही हमें नहीं मिलेगा तो आगे आने वाले टाइमिंग पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बीज हम जो हनी है वो हमें मिले, right? एक होता है हमारा कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। बहुत सारे कल्टीवेशन होते हैं, तो जिसमें से हमने एपीकल्चर पढ़ा है, उसमें बी का कल्टीवेशन करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन। मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट को फार्मिंग करना जो कि मेडिसिनल है। मेडिसिनल का मतलब जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे नीम है, राइट, तुलसी है, पेपरमेंट आता है, जितनी भी विक्स, आयोडेक्स, जितनी भी टाइप की आती है ना स्प्रे वगैरह आते हैं, पेपरमेंट का यूज करते हैं। आपको लगता है ना जब वो स्प्रे करते हैं या मुंह वगैरह लगाते हैं, जो क्रीम टाइप आती है, तो थोड़ा सा जलन होता होगा, थोड़ा सा लाइक मिर्च जैसी लगती होगी, थोड़ा सा जलन जो होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, दैट इज पेपरमेंट। पेपरमेंट का प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एलोवेरा है, मेडिसिनल प्लांट है। तो जब हम मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो भी करते हैं। इंडिया हैज बीन गिफ्टेड विद अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में बात करें तो इंडिया में एक प्लांट की जो स्पीसीज है 50 लाख से भी ज्यादा है, तो बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है स्पेशली इन इंडिया। And Indian citizens have established a humble and strong relation with the nature। और सबसे ज्यादा ऑल ओवर अर्थ पे बात करी जाए तो इंडिया के ही एक ऐसे सिटीजन्स हैं जो नेचर के साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हैं। ध्यान रखिएगा, भले ही हम लोग ये जरूर पढ़ते हैं कि इंडिया के लोग पोल्यूशन कर रहे हैं या फिर अपने नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया के ही सिटीजन्स हैं जो अपने नेचर के साथ रिलेशन रखते हैं। आप आज भी विलेजेस में चले जाइए, अगर वहां सर्दी जुकाम या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो सबसे पहले अरे नीम का काढ़ा बनाओ, तुलसी खा लो, एलोवेरा है, पेपरमेंट है, राइट, और जो पुदीना होता है इसका काढ़ा बना के पी लो, अजवाइन है, क्या है ये, नेचर है। वो दवाइयां प्रेफर नहीं करते जो जो शहर में सबसे ज्यादा करते हैं ना, और वो शहर में भी उसमें भी होता है जो हाई फाई होते हैं, महाराष्ट्र लाइक या फिर बेंगलोर टाइप कुछ ऐसे हैं। या फिर हम लोग कोयम्बटोर की बात करें जो कि साउथ में है, वो एक ऐसी सिटीज है या स्टेट्स हैं जहां पर ना कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मेडिसिन होता है। लेकिन मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, बहुत सारे ऐसे पीपल्स भी होंगे जो अपना देसी इलाज जो कहते हैं आयुर्वेदा उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन हायर सिटीज में, हायर स्टेट्स में, जो सिटीज या स्टेट्स होते हैं उसमें ज्यादा मैंने देखा है, मैंने क्या देखा है मतलब हर चीज को नोटिस करते हुए, कि वहां पे ज्यादा मेडिसिन प्रेफर करते हैं। यहीं पर आप स्मॉल टाउन या विलेजेस में चले जाइए, दे प्रेफर desi Lach, mean to say Ayurveda. So there is a strong relation with the nature. We have a great tradition of Ayurveda that cures the diseases with the help of natural resources. हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा आयुर्वेदा का यूज होता है ऑल ओवर द अर्थ कंट्रीज। जितने भी अर्थ में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी सिटीज हैं, उन सबके कंपैरिजन में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा यूज आयुर्वेदा का होता है। होम्योपैथी भी है, मतलब होम्योपैथी है जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा ही आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एलोपैथी है वो कम ही प्रेफर करते हैं, स्पेशली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, जो कि बहुत सारे डिसीज को क्योर करती है। आज से हम लोग 15 साल 20 साल पहले की बात करें, मेडिसिन का जो क्रेज है वो तो इस टाइमिंग पर आया है, लेकिन आज से 15 से 20 साल पहले की बात करें
तो आयुर्वेदा ही चलता था और जितनी भी डिसीज होती थी वो आयुर्वेदा से क्योर करी जाती थी, जो कि हमें एक नेचुरल रिसोर्स से मिलती है। ड्यूरिंग अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। पहले के टाइमिंग पे डेज की बात करें तो जो मेडिसिनल प्लांट थे फॉरेस्ट से वो लोग कलेक्ट करके लाते थे। वेद जो वैद होते, सॉरी वेद नहीं, वैद, जो वैद होते थे, राइट, सब लोगों को पता ही है वो क्या करते थे, किसी को भी देखने जाते थे तो डॉक्टर माने जाते थे पहले के टाइम पर। फॉरेस्ट से मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करके लाते थे। However, due to depletion in forest area, medicinal plants are becoming rare. लेकिन जैसे जैसे फॉरेस्ट में डिप्लेशन होता जा रहा है, यानी कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है किसी भी एरिया में, विलेज में या कहीं पर भी जगह पर, तो जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं, रेयर हो गए हैं। हेल्थ मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग कल्टीवेटेड। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स रेयर यानी कि गायब होने की वजह से, पहले तो भाई बिना किसी किसी फार्मर के या किसी बिना कोई पैसे के वो अपने यहाँ फॉरेस्ट एरिया में प्रोड्यूस हो जाते थे, ग्रो हो जाते थे। लेकिन आज के टाइमिंग पर फार्मर्स को स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में जैसे जैसे फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये मेडिसिनल प्लांट्स भी क्या है, बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एक कल्चर है, ट्रेडिशनल है आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा करना है तो मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन भी बहुत जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड लास्ट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग का मतलब समझ लीजिए। फ्रूट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो फ्रूट्स अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो उन फ्रूट्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फ्रूट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे फ्रूट जूस हुआ, जैम हुई, जेली हुई, और बहुत सारे केक, फ्रूट केक जो आता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्रूट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग। वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स। डेली में आज के स्टार्टिंग के लास्ट 2 ईयर से बात करें या 5 ईयर से, तो फ्रूट के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा यूज हम लोग करने लगे डेली बेसिस पर, जिसमें से हमारे चॉकलेट्स आ जाती हैं, जूसेस आ जाते हैं, जैम्स आ जाते हैं, जेलीज आ जाते हैं। बट ये मत सोचिएगा ये जितने भी फूड या फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि नेचुरल है या प्योर, इट्स नॉट, राइट। ये तो सभी लोगों को पता है कि नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कोई ना कोई चेंजेस या केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं। फ्रूट ऐसा नहीं है कि फ्रूट जो जूस निकाला और टोटली जो पैकेट कर दिया, ऐसा नहीं है। फ्रूट जूस को अगर हम लोगों ने 2 से 3 घंटे रख दिया खराब हो जाता है। पैकेट वाले देखिए, पैकेट वाले की बात करें, एक एक 2 दिन रखे रहते हैं जब तक बिक नहीं जाते, एक एक महीना हो जाता है, खराब होते हैं कोई, बिल्कुल भी नहीं। या फिर चॉकलेट्स की बात करें, जैम है, जेलीज है, एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते रखी रहती हैं। अगर ये हम फूड को रख दें खराब ही हो जाता है, एक दिन आप रख दीजिए बिल्कुल कैसा वो बेकार सा होने लग जाता है। तो इसमें क्या है, केमिकल का यूज करते हैं, भले ही वो फ्रूट के बन रहा है लेकिन विद अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। All these products can be produced by processing on fruits. Fruits are perishable agro produce. It needs the processing in such a way that it can be used throughout the year. आज के टाइमिंग पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स प्रोसेसिंग से बहुत सारे फ्रूट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक एग्रो प्रोड्यूस है। एग्रो प्रोड्यूस का मतलब एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और इसमें इस तरीके से फ्रूट की प्रोसेसिंग करी जाती है कि उसको हम पूरे साल भी यूज कर सकते हैं। मैंने तो फिर भी आपको 1-2 हफ्ते का एग्जांपल दिया। जैम की बात करते हैं, जैम आती है, या फिर सॉस की बात करें हम लोग, सॉस हम लोग एक बार बड़ा पैकेट ले आते हैं, बड़ी वाली बॉटल ले आते हैं अपने घर पर, तो ऐसा तो है नहीं है कि 1-2 हफ्ते में साफ, जिसके यहाँ ज्यादा लोग हैं फिर भी ठीक है, लेकिन यही बात करें सिर्फ 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, क्या होता है, कम से कम 5 से 6 महीने तो चलती है। अगर 5-6 महीने से नहीं तो 2 महीने तो चलेगी चलेगी, इतनी बड़ी बोतल ले आते हैं तो। क्या है ये, फ्रूट्स में ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजों का यूज किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए जिससे वो पूरी साल चलते हैं, पूरी साल नहीं तो 6 महीने लेते हैं, हम मैक्सिमम ईयर 6 मंथ का ले लेते हैं, तो वो चलते ही चलते हैं। Fruit processing includes various methods ranging from storage in cold storage to drying.
अब ये जो फूड प्रोसेसिंग है हमारी, ये इसमें डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग में फ्रूट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि जो हमारा फ्रूट है, जो फ्रूट प्रोडक्ट है, लिक्विड है, राइट, या फिर आपका सॉलिड है। गैसियस तो क्या नहीं होगा, सॉलिड या लिक्विड है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, या फिर कोई ऐसा एक तो लिक्विड और सॉलिड हो गया, या फिर कोई ऐसा फ्रूट प्रोडक्ट्स है कि उसे हम गर्मी में नहीं रख सकते, उसको लिए कोल्ड चाहिए, यानी कि फ्रीजर में ही रखना है, यानी कि उसको ड्राई रहना बहुत जरूरी है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया तो खराब होना शुरू हो जाएगा। एक जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिए है, कोल्ड स्टोरेज टू ड्राई, यानी कि ज्यादा जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं देखा जाए तो बिल्कुल उनको मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, ड्राई करने के लिए उनको कोल्ड स्टोरेज फ्रीजर में रखा जाता है। सॉल्टिंग, सॉल्ट जरूर होगा, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, फंजाई को मारता है। आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सॉल्ट क्या करता है, फंजाई या बैक्टीरिया को किल करता है। तो अगर बाय चांस फ्रूट फ्रीजर में नहीं रखा है, थोड़ी 1-2 घंटे के लिए बाहर भी रह गया है, तो सॉल्टिंग क्या करेगा, उसमें कोई भी फंजाई बैक्टीरिया को प्रोड्यूस नहीं होने देगा। तीसरे नंबर, एयर टाइट पैकिंग होनी चाहिए, यानी कि इतना पैकेट बिल्कुल पूरी तरीके से पैक्ड होना चाहिए, टाइट होना चाहिए कि थोड़ी सी भी इन्वायरमेंट अंदर उस पैकेट के एंटर ना हो पाए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारी चीजें, मॉइस्चर। तो अगर गलती से भी वो पूरा एटमॉस्फेयर उस पैकेट के अंदर एंटर हो गया, तो उस पैकेट में जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी बैक्टीरिया, फंजाई क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, एंड हम उसको स्पॉइल कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग मुरब्बा, इवोपरेटिंग एक्सेट्रा, इसके अलावा मुरब्बा बनाया जाता है, पता होगा, जो आम का जो मुरब्बा बनाते हैं, वैसे तो थोड़ा सा लिक्विड होता है, लेकिन उसमें सॉल्ट भी डाली जाती है, प्लस मार्केट में देखिए उसको बिल्कुल एयर पैक्ड आता है कि थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट उसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा उसको फ्रीजर में रखा जाता है ठंडा रखने के लिए। एंड इवोपरेटिंग, इवोपरेटिंग में क्या होता है, जो अचार आते हैं, पिकल्स आते हैं, तो जो पिकल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी का भी पिकल्स हो, चाहे मैंगो का हो, इसके अलावा नींबू का हो, लेमन का, सबसे पहले क्या करते हैं, उस मैंगो और लेमन को वो लोग सन में ड्राई करते हैं। ये तो घर पे भी मेथड फॉलो किया जाता है, सन में ड्राई होता है, अगर किसी के यहाँ बनते हो तो पता ही होगा। तो मार्केट में भी यही चीज की जाती है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सन में एवोपरेट करते हैं। सन में इवोपरेट करने से क्या होता है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है। और जहां किसी फूड प्रोडक्ट या फ्रूट प्रोडक्ट का मॉइस्चर निकला, उसके अंदर के जो बैक्टीरिया या फंजाई हैं वो भी क्या है, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जहां मॉइस्चर अवेलेबल होगा, क्योंकि मॉइस्चर से उनको एनर्जी मिल रही है, उनको फूड मिल रहा है। लेकिन जब मॉइस्चर ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या वहां फंजाई बैक्टीरिया हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर एवोपरेट करने के बाद, यानी कि उसका जो वाटर होता है, लेमन या मैंगो का एग्जांपल लिया, वो एवोपरेट हो जाता है। देन एवोपरेट होने के बाद फिर उसको पिकल बनाते हैं, लेकिन स्टिल पिकल में सॉल्ट ऐड किया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं, ऑयल मिक्स किया जाता है, ताकि आगे चल के कि जब भी वो यूज होने वाला है, ऐसा तो नहीं है ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, कम से कम उसको फिनिश होने में 5 से 6 महीने लगेंगे, यानी कि 6 महीने तक उसको प्रिजर्व करके रखना है ना, स्टोर करके रखना है। तो आगे 6 महीने तक क्या है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई ना प्रोड्यूस्ड हो सके और ना ही उसको स्पॉइल कर सके। वरना अगर मार्केट में ऐसी चीजें आने लगी विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी एडिंग सॉल्ट, इट विल स्पॉइल इन 2 days। मार्केट में कोई कंज्यूमर गया, वो कुछ सामान लेके आया, तीसरे दिन पता चला कि तीसरे दिन सामान खराब हो गया, ऐसे तो फिर कुछ बिकेगा ही नहीं, सब लोग घर पे ही बना लेंगे, कुछ बिकेगा ही नहीं। तो ये मेथड फॉलो करना फ्रूट प्रोसेसिंग में बहुत ही जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट मेथड है। और इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। यहाँ तक जितने भी हम लोगों ने प्रोसेसेस पढ़ी, कहीं ना कहीं सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज था, क्योंकि जैसे हम बात करें फूड प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा रहे हैं। और लेबोरेटरी में अगर कोई भी केमिकल प्रिपेयर किया रहा है, करा जा रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका बायोटेक्नोलॉजी का मतलब उसमें हेल्प है।
राइट। तो जितने भी मेथड हमने पढ़े वो सब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, और आगे आने वाली टाइमिंग पर भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी बायोटेक्नोलॉजी, इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि हर चीज फिर मशीन पर डिपेंड हो जाएगी, हर चीज पॉसिबल हो जाएगी। आज के टाइमिंग पर देखा जाए तो कुछ ही ऑर्गन्स है जो ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे कि कॉर्निया हुआ, लंग्स, लंग्स नहीं है, हार्ट हुआ, किडनी हुई, राइट। ये ऑर्गन्स है जो हमारे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। कुछ ऑर्गन्स नहीं अभी भी हो पाते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइमिंग पर ये ऑर्गन्स भी हो जाए, इतना डेवलपमेंट हो जाए। तो वी विल वेट फॉर दिस। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे। और मैंने कमेंट्स में देखा था कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी नहीं कराया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है। आप ओल्ड वीडियोस में जाके देखिए, साइंस की आपको मिलेगा। ओके, एंड स्टिल अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो मैं चैप्टर कराऊं तो आप लोग बता सकते हैं हम लोगों को, मैं डेफिनेटली उस चैप्टर को करा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और इनके बाद मैं कोशिश करूंगी कि इन 3 चैप्टर की मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं। मैंने 9th क्लास की भी बनाई थी, जो होम एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th में। सेम एज इट इज बोर्ड एग्जाम्स में इन 3 चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, मैं उनका क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन जरूर एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है उसको भी हम अपना जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।